बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। अभी आए दिन हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षुओं के लिए एक सीरीज चल रही है। वह सीरीज है कि इंटर्नशिप फाइल कैसे तैयार करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप फाइल तैयार करने के लिए अभी आए दिन एक नए टॉपिक पर मैं बीएड के छात्र छात्राओं के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए बीएड का इंटर्नशिप फाइल तैयार करने के लिए एक नया वीडियो डाल रहा हूं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 13 फाइल तैयार किए जाते हैं। उसकी कई वीडियो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच आ चुकी हुई है और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं एक्टिविटीज़ नंबर 5 है। और इस एक्टिविटीज़ नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना है वह है कि TLM, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसके तहत कैसे फाइल तैयार करना है, इसी टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से यदि आपके पास आपके महाविद्यालय से दिए गए फाइल हैं, एक्टिविटीज़ फाइल हैं, तब तो कोई विशेष बात नहीं है कि आपको अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। परंतु यदि आपके महाविद्यालय से एक्टिविटीज़ फाइल नहीं दी गई है और वैसी स्थिति में यदि आपको खुद से अपनी फाइल तैयार करनी है तो यह वीडियो विशेष करके हमारा मार्गदर्शन का काम करेगा आपके लिए। आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए आराम से धीरे धीरे चला करके शुरू से आखिरी तक देखें, जिससे कि एक्टिविटीज़ नंबर 5 अर्थात रिकॉर्ड ऑफ द प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी उसको पूरी की जा सकती है। तो आप स्किप ना करते हुए इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से चलाएं, तो यह फाइल आप आराम से तैयार कर सकते हैं। यह जो आप देख रहे हैं इस एक्टिविटीज़ फाइल का फ्रंट पेज है, जिसमें सबसे पहले आप अपने फ्रंट पेज को, यदि महाविद्यालय से मिलने वाला फाइल होगा तब तो कोई बात नहीं है, जैसे फाइल होगी उसका फ्रंट पेज बना हुआ होगा। और यदि नहीं मिला है और आपको खुद अगर तैयार करना है तो जो आप देख रहे हैं इस तरीके से फाइल तैयार करेंगे, जिसमें ऊपर से लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ द प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM फॉर स्कूल सब्जेक्ट, जिस पर आधारित आपको बनाना है। उसके साथ ही नीचे रहेगा नेम ऑफ़ द टीचर ट्रेनीज, अर्थात जो आप प्रशिक्षु हैं उनका नाम लिखाएगा। सेक्शन, आप किस सेक्शन के हैं, A या B का है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अतः आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी होगा, कॉलेज रोल नंबर भी होगा, नेम ऑफ़ द स्कूल भी आपको मिले होंगे जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करने गए हैं, तथा साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कम से कम आपको 20 TLM बना करके ले जाने हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इसमें से 20 आपको बना करके ले जाने हैं, क्योंकि इसके लिए 20 अर्थात 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। अब बात यह निकल करके आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या बनाएं, कैसे बनाएं, तो उसी पर डिस्कशन हम लोग आगे जो यह वीडियो चल रहा है इसमें आप देखेंगे, समझेंगे। इसमें 20 लर्निंग TLM जो बनाने हैं बस वह क्या होगा, कैसा होगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको यह वीडियो बनाने में अर्थात अपनी एक्टिविटीज़ फाइल बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अन्यथा स्किप करते हुए भागेंगे, निकलते जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपसे यही गुजारिश है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे वीडियो आपको नहीं देखने हैं, जो आपको आपके काम के लायक है उन्हीं वीडियो को देखें और स्किप करते हुए कृपया नहीं भागें, अन्यथा समस्या आपकी है, समाधान आपको सोचना है। मेरा काम है बताना, फॉलो करना या ना करना अब आगे आपकी मर्जी है। जो आपकी इच्छा हो वैसे करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा जो एक दायित्व है एक टीचर होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि यदि फाइल बनाने में समस्या हो रही है तो वीडियो को स्किप ना करें, आराम से करते चलें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। रिकॉर्ड ऑफ द प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम शॉर्ट में TLM भी कहते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने अभी बताया कि इसमें 20 TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको बनाने हैं। क्या होगा, कैसा होगा, वह सभी मैं आपको इस वीडियो में
स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ। TLM को हिंदी में हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहा जाता है। यह शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है? तो अधिगम प्रक्रिया को रोचक तथा बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों तथा नीतियों का प्रयोग में लाया जाता है। अब बात आई कि अधिगम प्रक्रिया को रोचक और बोधगम्य बनाने से क्या अभिप्राय है? तो जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सीधे गए और बोर्ड पर कुछ लिख दिए और बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिए या पाठ पढ़ना शुरू कर दिए, तो वैसी स्थिति में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। हम आप जो पढ़ा रहे होते हैं बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और ना ही उनके समझ में उतने अच्छे ढंग से आता है। तो इसी प्रक्रिया को आसान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अधिगम प्रक्रिया को रोचक तथा बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों तथा नीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सफल बनाने के लिए सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। वे विभिन्न उपकरण ही शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री से अभिप्राय क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि शिक्षण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जो सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वे विभिन्न उपकरण की शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है और इसके प्रयोग से बालक को पाठ्य पुस्तक की ओर से जो आकर्षित किया जाता है, वैसे वस्तुएं जो पढ़ाई के प्रति बच्चों के रुझान पैदा करें और आकर्षण पैदा करें, उस प्रक्रिया में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिससे बालक क्रियाशील होकर के ज्ञान अर्जन कर सके। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यह था आपका शिक्षण सामग्री जो होती है उसकी परिचय कि किसे हम कहते हैं। अब बात निकल कर के सामने आ रही है कि ये होता क्या है। यह तो परिचय हो गया, परिभाषा है कि शिक्षकों के द्वारा कक्ष में विषय वस्तु को प्रभावी रूप से छात्रों के समझाने के लिए जिस भी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, दृश्य यानी देखने के लिए, श्रव्य अर्थात सुनने के लिए, तो वह सामग्री शिक्षण अधिगम कहलाती है। ध्यान देने की बात है कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक अर्थात हाइलाइटर जिसको भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं, सामग्री नहीं अपितु कक्षा उपयोगी उपकरण भी होते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो इस वैज्ञानिकों ने ग्रहणशीलता की दृष्टि से ज्ञान इंद्रियों में, वैज्ञानिकों ने ग्रहणशीलता अर्थात बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, ग्रहणशीलता की दृष्टि से ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय अर्थात कान से 10%, दृश्य इंद्रिय अर्थात 80% एवं शेष तीनों नाक, जीव, त्वचा के सम्मिलित स्वरूप को 10% का है। अर्थात यदि सीखने की यदि हमारे पास कोई पैमाना है तो उसमें आँखों से देख करके जिन वस्तुओं को हम सीखने की क्षमता का हम प्रयोग करते हैं उससे हम 80% चीज़ों को सीख पाते हैं। कान के द्वारा या अन्य जो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन है उनसे द्वारा जो हम सीखते हैं उसके प्रतिशत उसमें मात्र 10% सीख पाते हैं, जबकि दृश्य से देख करके जब हम किसी वस्तु को सीखते हैं तो उसमें 80% चीज़ों को हम सीख पाते हैं। इसीलिए कक्ष में दृश्य सामग्री का महत्व सर्वाधिक वांछनीय है। अर्थात हम कक्ष में जब बच्चों को बताने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ पर हम उन वस्तुओं का डिस्प्ले करते हैं, प्रयोग करते हैं जिन्हें हम देखने के लिए प्रयोग करते हैं। सुनने वाली बात को ज़्यादा नहीं कर पाते हैं या बाकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं उसको उतना याद नहीं रख पाते हैं, परंतु दृश्य जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उन्हें हम ज़्यादा देख पाते हैं और समझ पाते हैं। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्रियों में चीन में प्रचलित एक कहावत है जो कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ तो भूल जाता हूँ, वही चीज़ देखता हूँ तो याद आ जाती है, और मैं उसी चीज़ को कर लेता हूँ तो सीख लेता हूँ, अर्थात याद रखता हूँ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो भूलने के लिए क्या करना है, याद रखने के लिए जो भूल जाते हैं उसको देखने के बाद उसको जब हम प्रैक्टिस में कर लेते हैं, एक बार प्रयास कर लेते हैं, तो हमें याद रहता है। इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री का हमें प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग करना है। अब इसके क्या लाभ हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके क्या लाभ है यहाँ पर बताए गए हैं। शिक्षण सामग्री से बच्चों को क्या लाभ होता है, क्यों हमें इसका प्रयोग करना चाहिए,
इस पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री कठिन विषय वस्तु को आसान, स्पष्ट, रुचिकर तथा सार्थक बना देती है। दूसरा है कि यह पठन पाठन में नवीनता लाती है। तीसरा है कि इसके प्रयोग से समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। चौथा है कि यह कक्षा में अनुशासन लाती है, क्योंकि इनसे अध्यापन में रुचि पैदा होती है। और उसके बाद पांचवा है कि यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। छठा है कि शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम कर देती है। और सातवां है कि विद्यार्थियों को शुद्ध एवं स्थायी करने में भी शिक्षण सहायक सामग्री काफ़ी सहायक होते हैं। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि गुर्टन गुट के अनुसार इसको क्या कहा जाता है। कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके तथा श्रवण इंद्रियों संवेदन के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री जो है उसे हम TLM अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रकार क्या होता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, उसके आधार पर पहला यह है कि दृश्य सामग्री, जिसे हम आँखों के द्वारा देख करके समझते हैं। तो आँख से देखकर जिन सामग्री के माध्यम से हमें समझने या सीखने का दृश्य सामग्री कहलाती है, जैसे कि श्यामपट्ट, टेलीविज़न, मानचित्र, ग्राफ, ड्रामा, मनुष्य के आर्टिफिशियल कंकाल इत्यादि, जो कि हम लोग सामान्य रूप से लैब में देखते हैं, प्रयोगशाला में देखते हैं। उन्हीं सब चीज़ों की बात यहाँ पर कही जा रही है। जैसे कि श्यामपट्ट कक्ष में देखते हैं, मानचित्र है, ग्राफ है, ड्रामा, मनुष्य के आर्टिफिशियल कंकाल, अर्थात ये सब साइंस के लैब में होते हैं। श्रव्य सामग्री में और कौन कौन सी आ जाती है। दृश्य के बाद है श्रव्य में, यह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, थ्योरी की परीक्षा में भी पूछी जाती है कि श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं और श्रव्य सामग्री कौन है, दृश्य सामग्री कौन है। इन सबों में आपका एग्जाम्पल या इसके बारे में डिफिनीशन आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। तो थ्योरी के पेपर में भी यह आज का जो यह वीडियो है काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपका एक प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप C3 में पढ़ते हैं वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। श्रवण सामग्री ऐसी सामग्री जिसकी सहायता माध्यम से व्यक्ति सुनकर सीखता है, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे रेडियो, ऑडियो, टेलीविज़न इत्यादि। उसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री, देखने के साथ साथ सुनकर सीखने समझने का जिस सामग्रियों में सहायता मिले उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं, जैसे टीवी, फिल्म, कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि, ये सभी जो होते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण सामग्री की विशेषता इस प्रकार है। शिक्षण सामग्री की जो विशेषता दी गई है वह इस प्रकार से है जो आपके सामने है। नंबर 1 है कि कम समय में अधिक अधिगम कराना। नंबर 2 है कि शिक्षण के माध्यम से सहायता मिलना। नंबर 3 है कि बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। नंबर 4 है कि कम समय में अधिक सीखना होता है। नंबर 5 है किसी भी पाठ को सरलता से सीखा जा सकता है। तो यह जो आप देख रहे हैं शिक्षण सामग्री की विशेषता इस प्रकार से है। चलते चलते मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर से अभिप्राय यह है कि बिना स्किप किए भगा करके देख रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपका लिए यह टॉपिक C3 का अर्थात शिक्षण अधिगम का भी एक प्रश्न तैयार हो जा रहा है। अतः ध्यान से देखें और मन लगा करके देखें, जिससे कि आपके C3 का भी यह एक क्वेश्चन है और यह काफ़ी उपयोगी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सामग्री की विशेषता क्या है, इस पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि कम समय में अधिक सीखता है। दूसरा है कि शिक्षण के समय सहायता मिलती है। नंबर 3 है बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। नंबर 4 है कि कम समय में अधिक सीखता है। नंबर 5 है कि किसी भी पाठ को सरलता से सीखा जाता है। अगला है कि अब श्यामपट्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि श्यामपट्ट इस साधन को अध्यापक का मित्र माना गया है। अर्थात इसके बिना, श्यामपट्ट के बिना शिक्षण अरुचिकर तथा प्रभावहीन प्रतीत होता है। इसकी सहायता से अध्यापक और छात्रों के दोनों ज्ञानेंद्रिय आँख और कान को एक साथ क्रियाशील बनाए रखता है। अर्थात जब बोर्ड पर टीचर कार्य कर रहे होते हैं उस समय
छात्र छात्राएं अटेंशन के साथ उनकी गतिविधि को देखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसकी सहायता से अध्यापक तथा छात्र दोनों ही ज्ञानेंद्रिय अर्थात आँख और कान को एक साथ सक्रिय बनाए रखता है। आधुनिक युग में परंपरागत विद्यालयों में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील विद्यालय में भी श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के प्रयोग में आने वाले विभिन्न सामग्री के अलावा शिक्षण की इतनी हानि नहीं होगी जितनी कि श्यामपट्ट के अभाव में होगी। श्यामपट्ट का प्रयोग पाठ का सारांश, शब्दार्थ, रेखाचित्र, आकृति पूर्वावलोकन हेतु भी किसी भी तथ्य का वर्गीकरण दिखाने हेतु नियम लिखते हुए और चार्ट, ग्राफ, रेखाकृत एवं शैक्षिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। आप सभी श्यामपट्ट से परिचित होंगे। अपने विद्यालय में जब आप कभी भी आप पढ़ते होंगे या पढ़ाने जाते होंगे तो वहाँ पर आप यह श्यामपट्ट आपको देखने को मिला होगा और आप इससे वेल नोन परिचित हैं। आगे इसी प्रकार है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की दूसरी जो वस्तु है वह है टीवी। टीवी दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों का अहम रोल निभाता है, अहम हिस्सा है। इससे विद्यार्थियों में सारी विषय वस्तु ज्ञात कराई जाती है जिन्हें केवल दिखाकर या सुनाकर ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग चरम पर होता है। जीव विज्ञान के चित्र, अंग, सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विषय को लेकर बनाए जाने वाले धारावाहिक बच्चों के ज्ञान वृद्धि में काफ़ी सहायक होते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न पर यदि हम उन्हें धारावाहिक के रूप में कोई ऐतिहासिक सीरियल को दिखाएं या पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे चैनल ऐसे चलते हैं जो कि आप टीवी पर देख सकते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में टीवी हर घर तक पहुंच के करीब आ चुका है और टीवी लगभग सभी घरों में है। जिस प्रकार आप मोबाइल को लगभग हर घरों में देखते हैं उसी प्रकार से टेलीविज़न भी हर घर में लगभग पहुंच चुका है। और यही कारण है कि इसके माध्यम से बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो एजुकेशन पर आधारित चलाए जाते हैं जो बच्चे देख करके समझ सकते हैं। आगे है रेडियो। रेडियो आज के समय में एक बहुत ही मनोरंजन के साथ साथ सर्वसुलभ तथा ज्ञानवर्धन का विषय है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, क्योंकि इसमें सभी वस्तुएं, सभी ज्ञान की जो वस्तुएं होती हैं वह उपलब्ध होती हैं और बहुत आसानी से हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कैरिंग कर सकते हैं। बाद बाकी में असुविधा परेशानी होती है। तो रेडियो का प्रयोग शिक्षण कार्य में भी किया जाता है। कविता, कहानी, एकांकी, विज्ञान के संबंध में तथा विविध विषयों पर निबंध, आलोचनाएं, प्रसिद्ध स्थानों, जीवनियों का वर्णन आदि के संबंध में जो ज्ञान रेडियो के द्वारा 15 से 20 मिनट में करा दिया जाता है वह अस्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है और यह सबों के लिए बड़ा ही रुचिकर भी होता है, इसीलिए बहुत उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, वह है सिनेमा। सिनेमा अर्थात चलचित्र शिक्षण का एक प्रभावशाली साधन है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल संबंधित अनेक घटनाओं को चलचित्र के माध्यम से छात्रों को सरलता से सिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूकंप का आना, एटम विस्फोट, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, अनेक प्रकार के जानवरों के रहन सहन, स्वभाव, सूर्यमंडल, चंद्रलोक आदि की यात्रा आदि के लिए किए गए प्रयास आदि का प्रदर्शन सिनेमा के माध्यम से सरलतापूर्वक दिखाया जा सकता है। कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, वे सिनेमा के द्वारा सरलता से तथा सफलता से दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेट में भोजन का पचना, बीजों का उगना, रक्त का परिभ्रमण। चलचित्रों का प्रयोग सावधानी से किया जाए। जिस समय चलचित्र हो उस समय से संबंधित सूचना छात्रों को दे दिया जाए तथा चलचित्र दिखाने के बाद छात्रों को प्रश्न किया जाए तो उस पर जवाब बच्चे सही और अधिक से अधिक देते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपयुक्त दृश्य श्रव्य साधनों में वैज्ञानिक तकनीक तथा सबसे नवीनतम तथा विलक्षण साधन कंप्यूटर है। इसने शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं स्वचालित बनाने में अभूतपूर्व प्रयास किया है और इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। आज जीवन के ऐसे क्षेत्र में संगणक अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान और सूचनाएं एकत्रित करके रखी जा सकती है और छात्र अपनी व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार इन सूचनाओं को ग्रहण कर सकता है। और जो सबसे आसान है, जिसमें किसी भी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह होता है चित्र, मानचित्र। यह टीएलएम का वह मटेरियल है जिसे ऑब्जेक्ट है जिसे हम आसानी से कभी भी कहीं भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो चित्र जो होता है वह बच्चों के लिए बड़ा ही लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र होता है। तो चित्र को कैसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसका अधिक से अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इस पर बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। रंग बिरंगे चित्र बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। स्पष्ट तथा सुंदर चित्र तो कई बार बच्चों को अर्थात ही अनुभव कराने लगते हैं। अगर बच्चों सेब का पेड़ सेब नहीं देखा हुआ है तो यह सेब है और इसका याद हो जाता है। बच्चों को अगर चित्र के द्वारा दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है, तो बच्चे आसानी से उसे याद रख लेते हैं। अतः शिक्षण में सजीवता लाने के लिए, विकास शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि मॉडल व वास्तविक पदार्थ उपलब्ध न हो तो चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ताजमहल पर रचना कार्य का या विभिन्न जानवर का रचना कार्य कराते हैं तो उनका मॉडल उपलब्ध न हो तो चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। विषय वस्तु का मौखिक प्रस्तुतिकरण उसको इतना स्पष्ट नहीं कर पाता जितना चित्र की सहायता से होता है। भाषा शिक्षण में मॉन्टेसरी किंडर गार्डन आदि विधि द्वारा हम लोग देखते हैं कि बच्चों को पहचान कराने के लिए चित्रों का प्रयोग कराया जाता है। वास्तव में जो चित्रों का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं उनके द्वारा बच्चों का जो याददाश्त की प्रक्रिया होती है वह आसान होती है। कुछ और चित्रों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके तहत हमारा यह जो उपयोगी होता है चित्र, यह कैसे प्रभावकारी होता है और कैसे इसे बनाना है, इस पर हम लोग और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। यहाँ जो यह चित्र दिखाया जा रहा है, जो आप देख करके समझ सकते हैं कि जैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए आपसे कहा जाता है एक्टिविटीज़ फाइल में, यहाँ है मुद्रा के प्रकार। अब मुद्रा के प्रकार के लिए यह जो चित्र बनाया गया है, आप देखिए कि मुद्रा के प्रकार यह आपके कॉमर्स के स्टूडेंट ने बनाया हुआ है कि मुद्रा के प्रकार कैसे होते हैं। तो इसको समझाने के लिए लिखा है कि मुद्रा कैसे पहले से लेकर के आज तक इसका रूपांतरण हुआ है। यहाँ मुद्रा के प्रकार का चित्र आप देखिए, यहाँ दिखा रहा है। वस्तु मुद्रा पहले चलती थी कि जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तो हम सामान के बदले सामान बदलते थे। उसके बाद आ गई धात्विक मुद्रा, अर्थात धातु से बने हुए मुद्रा आ गए। उसके बाद कागजी मुद्रा अर्थात नोट जिसे कहते हैं वह मुद्रा आ गया। उसके बाद बैंक मुद्रा अर्थात बैंक में जो हम देख रहे हैं एटीएम कार्ड के जैसा हो गया, क्रेडिट कार्ड की तरह हो गया, ये सभी हो गए हमारे बैंक मुद्रा। और डिजिटल मुद्रा से अभिप्राय यह है कि जैसे हम सभी अकाउंट ट्रांसफ़र इधर से उधर करते हैं, पैसे को भेजते हैं बहुत आसानी तरीके से, बिना किसी परेशानी के अधिक से अधिक पैसों का लेन देन हो जाता है, वह डिजिटल मुद्रा का ही देन है, जिसके वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पैसे को आसानी से भेज दिए। तो आप इस चित्र के द्वारा आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। जब टीएलएम आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे, मुद्रा बच्चों को याद नहीं हो पा रहा है, तो आप दिखा सकते हैं कि मुद्रा, वस्तु मुद्रा, जिस समय हम वस्तु के द्वारा विनिमय करते थे, वस्तु के बदले वस्तु, अर्थात मान लीजिए कि आपके पास धान नहीं है, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले दाल, दाल के बदले कोई अन्य फल सब्जी, या फिर जो है कि लेते थे, जानवरों के बदले जानवर लिए जाते थे, जैसे कि हाथी से घोड़ा को, घोड़ा से गधे को, गधे से बैल को, गाय को, इस तरह से बदला जाता था। तो उसे हम वस्तु का विनिमय करते थे, अर्थात वस्तु मुद्रा होती थी। यह जब थोड़ा आसान किया गया तो धात्विक मुद्रा, जिसे हम कॉइन या सिक्का कहते हैं,
फिर कागजी मुद्रा जिसे हम नोट कहते हैं, और बैंकिंग मुद्रा जो कि एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सभी प्रयोग में लाए जाते हैं। तथा साथ ही साथ डिजिटल मुद्रा जो कि अकाउंट ट्रांसफ़र के द्वारा आसानी से हम किसी भी मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीएलएम के द्वारा चार्ट में बनाया गया यह चित्र है। बेरोजगारी के प्रकार को यहाँ दर्शाया गया है। बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं, यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक पौधा अर्थात चित्र के रूप में यह बना हुआ है और इसको दिखाया गया है कि यह कैसे काम करता है। तो बेरोजगारी हमारे समाज में किस तरीके से व्याप्त है, तो आप देख सकते हैं। इधर है मौसमी बेरोजगारी, अर्थात किसान मौसम आने पर खेती करते हैं और खेती जब खेत भर जाता है तो खाली समय में बेरोजगार हो जाते हैं। इधर है शिक्षित बेरोजगारी, अर्थात वैसे बेरोजगार जो पढ़ बहुत लेते हैं, बहुत हायर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं और उनकी एजुकेशन के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको रोज़गार नहीं मिल पाती है, तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। संपूर्ण बेरोजगारी अर्थात वैसे बेरोजगार जिनको कोई जॉब नहीं मिलता है, कोई भी काम कर लेते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, खेती भी कर लेते हैं, रिक्शा ठेला चलाने का भी काम कर लेते हैं, तो यह सभी बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। उनका कोई प्रोफेशनल या स्पेशल जॉब नहीं होता है, काम नहीं होता है, इसलिए इन्हें संपूर्ण बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, अभी जैसा कि मैंने बताया कि वो एक प्रकार से मौसमी बेरोजगारी की तरह होती है। वह मौका मिला तो काम कर लिए, फिर नहीं मौका मिला फिर बेरोजगार हो गए, जो मिला तो किए, नहीं मिला तो नहीं मिला। आर्थिक बेरोजगारी अर्थात हमारी क्षमता के अनुसार हमें रोजगार के बाद, काम करने के बाद जब आर्थिक ढंग से हमारा मुआवजा नहीं मिलता है, अर्थात मजदूरी नहीं मिलती है, मेहनताना नहीं मिलता है, तो उसे हम आर्थिक बेरोजगारी कहते हैं। और इसी प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो कि थोड़ी बहुत खाली समय में या जहाँ कहीं भी आपकी इच्छा अनुसार यदि रोजगार नहीं मिलती है तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगारी का पौधे के रूप में दिखाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। धात्विक मुद्रा कैसे कैसे काम करती हुई आज तक पहुंची है, ये सभी करेंसी के रूप में, सिक्का के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत में जो चल रही है वो सभी सिक्का हैं, कॉइन है, आज के पहले से लेकर के आज के वर्तमान समय तक। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि वस्तु मुद्रा जो शुरू में मैंने बताया, यहाँ 1 कप अनाज के बदले में इन्हें टमाटर दिया जा रहा है, तो इसे हम वस्तु मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़िए, तो यह एक जो चित्र दिखाया जा रहा है, यह एक आपको सिंबॉलिक है कि इस तरीके से बना सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। छात्र अध्यापक का नाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने जो है कि समय के अनुसार होने वाले जो दैनिकी ये सभी बाजार किस प्रकार से होते हैं, क्या है, उसके ऊपर दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ चार्ट के द्वारा बल का प्रभाव यह बच्चा बनाने का प्रयास किया है, कैसे हम एक्टिविटीज़ नंबर में जो है कि इसको कैसे दिखा रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 5 जो आपका है टीएलएम उसी पर आधारित है। बल के क्या क्या कार्य होते हैं, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, सामान ढोना, है ना, ये सभी आप जो देख रहे हैं ये सभी बच्चों के द्वारा बनाए गए टीएलएम है, जिसको यहाँ पर बच्चों ने दर्शाया है। यहाँ एक्टिविटीज़ नंबर 5 के अंदर ठोस, द्रव और गैस को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है ठोस में कि इसके पार्टिकल कैसे एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल सटे होते हैं, टाइट होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसका निश्चित आकार, भार होता है, ठोस कहलाते हैं। कणों के बीच अत्यंत आकर्षण बल होता है और इनका आयतन निश्चित होता है, इसको यहाँ ठोस के द्वारा दिखाया गया है। उसके बाद द्रव है। द्रव यहाँ आप देख रहे हैं कि ठोस के बनस्पत में थोड़ा द्रव के बीच में स्पेस होता है, उसी चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, भार निश्चित होता है और ये बहते हैं, पर आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है और इन कारणों के बीच में आकर्षण का बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसी प्रकार गैस है, इनके कणों के बीच ज़्यादा स्पेस है, जगह है, तो इसलिए इन्हें गैस कहा गया है। पदार्थ की वह अवस्था जिनका कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है, गैस कहलाते हैं। द्रव की अपेक्षा इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और ये दूर दूर होने के कारण आयतन व आकार बर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये सभी आपने देखा कि साइंस के मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। इसी प्रकार संतुलित आहार का चार्ट आप देख रहे हैं कि कहाँ इस छोटे से चार्ट में कितने अच्छे ढंग से बच्चे ने बताया है कि विटामिन कैसे मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इन सभी को कैसे बनाना है। तो आप इस तरीके से चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखिए पोषण, कुपोषण, किस वस्तुओं से क्या मिलते हैं और किसकी कमी से क्या होती है, कैसे प्रभावित होता है, इन सभी चीज़ों को इसमें
दिखाने का प्रयास किया है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं चलते चलते कि आप जो स्टूडेंट यहाँ पर TLM बना रहे हैं उन्हें चार्ट पेपर के द्वारा हो या किसी अन्य ऑब्जेक्ट के माध्यम से अपने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री जो बनानी है वह आपको लगभग 20 बनाने होते हैं, क्योंकि इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रत्येक टीचिंग लर्निंग मटेरियल 1 मार्क्स अर्थात 1 अंक को कैरी करता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर 20 कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, क्या बनाएं। तो आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जो आप 60 लेसन प्लान बना रहे हैं उसी पर आधारित आपको अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने हैं, अर्थात TLM के इस चार्ट को बनाना है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 60 लेसन प्लान बनाने हैं और उसी पर आधारित आपके ये चित्र होंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो आप कम से कम आप अपनी फ़ाइल को रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए 20 TLM लर्निंग मटेरियल बना करके रखेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे कि इसे कैसे तैयार करना है, इसी को और आगे बढ़ा। अब लास्ट में जो हमारे पास है वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल वह बच जाता है। आप हम सबों को जो डिस्कशन करना है प्रोजेक्टर, जो आज वर्तमान समय में सभी स्कूलों में लगभग, जिसे हम स्मार्ट क्लास के नाम से भी जाते हैं, कि जिसमें श्रवण और साथ साथ में दृश्य दोनों का काम होता है, प्रोजेक्टर है। स्लाइड व वीडियो आदि पर बिना आकृति या सामग्री को तथा चित्रात्मक एवं मुद्रित सामग्री को प्रेक्षित करते हुए पर्दे पर दिखा करके विषय वस्तु को स्पष्ट करने और उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें चित्र या आकृति का प्रयोग, चित्र का प्रक्षेपण छात्रों को कक्षा में पढ़ा सकें। अध्यापक के कक्षा या फिर उसके ऊपर से जो होता है, इसे उपकरण के प्रयोग से सीखा जा सकता है और इस प्रोजेक्टर की आवश्यकता से पूरे समय में कक्षा को देखा जा सकता है। और लास्ट जो हमारा बच जाता है वह है समाचार पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से, जहां मान लीजिए कि बिजली की व्यवस्था नहीं है, प्रोजेक्टर की व्यवस्था नहीं है या बिजली पर आधारित उपकरणों की व्यवस्था नहीं है, वहां पर अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया वैसे चार्ट बना करके क्लास में बच्चों को कक्षा में लंबे समय तक उनके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है तथा दिन प्रतिदिन की घटना पर आधारित, दैनिक घटनाक्रम पर आधारित जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होंगे, जो जानकारी से पर्याप्त होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, उसमें समाचार पत्र बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो वह भी हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वस्तुएं होती हैं। तो आखिरी हमारा जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कंटेंट वह है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र यदि दैनिक कार्य करते हैं तो पत्रिकाएं साप्ताहिक, सामाजिक, मानसिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक सभी प्रकार के होते हैं और उनका कार्य क्षेत्र भी पृथक होता है, अर्थात अलग अलग होता है। अर्थात एक ही न्यूज़पेपर में कई तरह की जानकारियां होती हैं। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ाई से, खेल से, पॉलिटिक्स से या जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, सारी जानकारियां एक समाचार पत्र के अंतर्गत होती है। वही बात कहा गया है कि शिक्षक को छात्रों से संबंधित पत्रिकाएं पढ़ने को प्रेरित करना चाहिए तथा पाठ्य पुस्तकों के संचित ज्ञान राशि को भी नवीन एवं पूर्ण बनाने के लिए बहुत सहायक है। इसके द्वारा बहुत सी विषय शिक्षा छात्रों को प्रदान की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, जो आप प्रशिक्षु हैं, आपका यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हमारा जो टॉपिक है आज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत ही रुचिकर लगा होगा, जानकारीपूर्ण लगा होगा तथा आपका जो यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर आधारित जो एक्टिविटीज़ फाइल तैयार करनी है उसमें यह काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और एक चीज़ में बताना चाहते हैं कि यह केवल टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्टिविटीज़ फाइल के साथ में आपके लिए यदि C3 अर्थात अधिगम लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण का जो पेपर है उसमें भी यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो यह आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा, कारगर होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ फिर से नए वीडियो के इंतज़ार में जुड़े रहें और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी ज्ञानवर्धन के लिए शिक्षा तथा रोजगार से जुड़ी हुई वस्तुएं होंगी, टॉपिक होंगी, विषय वस्तु होंगे, उनको लेकर के मैं अगले टॉपिक में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।